नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दादरी कांड के करीब 2 हफ्ते बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। हालांकि नवादा में दादरी कांड पर हो रही सियासत के बारे में उन्होंने नाम लिए बगैर नेताओं की बात न सुनने को कहा था, लेकिन सीधे तौर पर पहली बार पीएम मोदी ने एक साक्षात्कार में इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने विरोध के बाद पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली के शो के रद्द होने को भी दुखद बताया है। पीएम मोदी के साक्षात्कार के बाद सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार वो इतने दिनों तक चुप क्यों रहे? क्या उन्हें घटना के तुरंत बाद ही अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी? साथ ही सवाल यह भी है कि अब उनके बयान के मायने क्या है और क्या इसे बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जाना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार दादरी कांड पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। पीएम मोदी ने गोमांस खाने की अफवाह पर हुई अखलाक की हत्या और पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली के कार्यक्रम रद्द हो जाने को दुखद बताया है। एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने इन घटनाओं पर दुख जरूर जताया, लेकिन अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि इन घटनाओं में केंद्र सरकार का कोई हाथ नहीं है। पीएम मोदी के मुताबिक बीजेपी ने हमेशा छद्म धर्मनिरपेक्षता का विरोध किया है। ऐसी घटनाओं के जरिए विपक्ष ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। बातचीत से हर समस्या का समाधान संभव है। दरअसल प्रधानमंत्री की चुप्पी को विपक्ष ने मुद्दा बनाया था। सोशल मीडिया पर भी लोग उनकी आलोचना कर रहे थे। पहली बार सीधे तौर पर दादरी और गुलाम अली का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की घटनाएं पहली बार नहीं हुई हैं। हालांकि इससे पहले मोदी ने पिछले हफ्ते बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान दादरी घटना का नाम लिए बगैर कहा था कि लोगों को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बातों पर ध्यान देना चाहिए। नवादा में आयोजित रैली में मोदी ने कहा था, आप राजनेताओं की बात मत सुनिए, खुद नरेंद्र मोदी कहता है कि उसकी बात भी मत सुनिए। सुनना है तो देश के राष्ट्रपति ने जो बात कही है उसे सुनिए। दरअसल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पिछले बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था, हम अपनी सभ्यता के आधारभूत मूल्यों को खोने नहीं दे सकते। हमारे आधारभूत मूल्य हैं कि हमने हमेशा विविधता को स्वीकार किया है, सहनशीलता और अखंडता की वकालत की है। पीएम मोदी के दुख जताने के बावजूद विरोधियों ने उन पर निशाना साधा है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा, मारपीट का सॉरी बोलने का कोई मतलब नहीं, सुबह बयान देकर शाम में पलट जाते हैं बीजेपी नेता। वहीं कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा, यदि मोदी दादरी की घटना से दुखी हैं, तो जिन भाजपा नेताओं ने दादरी की घटना का अप्रत्यक्ष समर्थन किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी दादरी कांड को गलत बताते हुए कहा कि गुनहगारों को सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने साथ ही माना कि विवादित पार्टी विधायक संगीत सोम को गाँव नहीं जाना चाहिए था। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखलाक की हत्या पर चुप्पी तोड़ने में देर तो नहीं कर दी? ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो दादरी मामले को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी तोड़ी आखिरकार, और उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना दुखद है और इसका किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं किया जा सकता। साथ में पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली का जो मामला सामने आया और उसके बाद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी का जो मुंबई में कार्यक्रम था, उसको लेकर के जो मामला सामने आया उस पर भी चुप्पी तोड़ी और कहा कि यह भी नहीं होना चाहिए, यह भी गलत है। इसको लेकर के शिवसेना ने सख्त एतराज जताया है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि प्रधानमंत्री को इतना वक्त क्यों लगा, इतने अरसे के बाद उन्हें दादरी की याद क्यों आई? क्या इसका बिहार से कोई कनेक्शन तो नहीं बनता? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपने मेहमान का तारुफ करा दूं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीएस दुबे, जो कांग्रेस के नेता। बीएस दुबे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
उसके बाद अशोक गोयल जो बीजेपी के नेता हैं। अशोक गोयल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और पुष्प रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो हम सीधे चलते हैं प्रोफेसर ललन प्रसाद के पास और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री ने इतना वक्त क्यों लिया है। जी प्रोफेसर ललन प्रसाद, पहली बात तो यह कि प्रधानमंत्री का बयान स्वागत योग्य है जी। कम से कम प्रधानमंत्री की ओर से ये बयान आया कि जो घटना हुई है बहुत दुखद है जी। और ये भी साथ साथ में उन्होंने कहा है कि ये इसका राजनीतिकरण हो गया है सब जगह और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि प्रधानमंत्री को थोड़ा ये बयान और पहले देना चाहिए था जी। जब ये कांड हुआ उसके थोड़े दिन उसके तुरंत बाद अगर इस तरह का बयान आता तो शायद जनता को इसमें बीजेपी की और प्रधानमंत्री की बातों पर ज़्यादा विश्वास होता जी। ये काफ़ी देर में बयान आया है, लेकिन देर में आया फिर भी दुरुस्त है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी पार्टियाँ इसके ऊपर सियासत कर रही हैं जी। देखिए, अब रघुवंश प्रसाद का जैसे जो बयान आया था मैं समझता हूँ कि बहुत ही खतरनाक और भारतीय संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध इस तरह का बयान अगर ये लोग देंगे तो उसका जनमानस पर उल्टा असर होगा। तरफ से हो रही ललन प्रसाद, क्यों ना पुष्प रंजन के पास ही चला जाए, उसके बाद दोनों पार्टी के नेताओं से वक्तव्य लेंगे, प्रतिक्रिया लेंगे। पुष्प रंजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही हैं, तो प्रधानमंत्री को यह भी देखना चाहिए कि उनकी पार्टी के भी नेता कई ऐसे थे जिन्होंने अनर्गल बयानबाजी की, जिसकी वजह से दिक्कतें हुई। संगीत सोम तो वहां पहुंच करके पहले ही उन्होंने निष्कर्ष निकाल दिया कि गाय काटने वाले को सम्मानित किया जा रहा है और अब तस्वीर भी साफ हो चुकी कि मामला क्या था। पुष्प रंजन, देखिए, ये तो बयान देर से भी आया और दुरुस्त बयान नहीं है जी। दुरुस्त इस मायने में नहीं है कि उन्होंने जिस तरह से कहा कि केंद्र क्या कर सकता था, इसमें राज्य का विषय था, केंद्र इसमें कुछ नहीं कर सकता था जी। तो देश के प्रधान सेवक उन्होंने खुद को घोषित किया था जी। देश का प्रधान सेवक जो है वो रक्षक भी है, देश को हमें नुमाइंदा करते हैं, प्रतिनिधि हमारे हैं एक तरह से जी। उन्हें याद होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जब गोधरा कांड हुआ था उसके बाद जब अहमदाबाद गए थे तो उन्होंने बगल में मोदी जी बैठे थे। उस समय देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि राजधर्म का पालन होना चाहिए जी। अपने ही मुख्यमंत्री को नसीहत दे रहे थे और रिपोर्ट भी उन्होंने मंगवाई थी वाजपेयी जी ने। तमाम रिपोर्टें भी उस समय केंद्र सरकार के पास मुहैया कराई गई थी जी। मोदी जी के पास रिपोर्ट उस घटना के 10 दिन के बाद 8 दिन के बाद रिपोर्ट पहुंचती है, होम मिनिस्ट्री के माध्यम से पहुंचती है जी। प्रधानमंत्री को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी जी। उस समय भी बीजेपी की सरकार थी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्हें बखूबी अपनी जिम्मेदारी का एहसास था कि हमें क्या करना है। तो केंद्र में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसके पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। ठीक है, आपकी सरकार यूपी में नहीं है, आपकी पार्टी की सरकार है, फिर भी केंद्र सरकार बहुत कुछ कर सकता है। आपका गृह मंत्री या फौरन वहां पर कार्रवाई हो सकती थी। उस कार्रवाई में कम से कम अपने नेताओं को तो चुप कराया ही जा सकता था जी। और आप प्रधानमंत्री होते हुए आप कहते हैं कि छद्म धर्म निरपेक्षता, एक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया जी। अब किसे वो कह रहे हैं छद्म धर्म निरपेक्ष ताकतें, वो साफ साफ दिख भी रहा है। लेकिन शिवसेना का आपत्ति अगर है, बड़ा अजीब सा लगता है कि या तो शिवसेना समीकरण से अलग हो जाए जी, या प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी को कहेंगे भाई हम इनके साथ नहीं रह सकते हैं। अगर सुधींद्र कुलकर्णी के साथ जो सलूक हुआ, जो कि बीजेपी के बहुत ही एक पूरा समय उन्होंने दिया है इस पार्टी को, अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी रहे हैं, करीबी रहे हैं, एक देश के जाने माने थिंक टैंक में से आते थे, क्या उनको ऐसा ही उनके साथ व्यवहार होना चाहिए था? और अगर जिस दल जमात ने वो व्यवहार उनके साथ शिवसेना ने किया, तो क्या उस दल जमात के साथ आपको सरकार में रहना चाहिए था जी? आपकी मजबूरी है कि बंबई में, महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव होने वाले हैं, तो आप उस मजबूरी की वजह से, हालांकि उन्होंने साफ साफ कह दिया निकाय के चुनाव होने वाले हैं, हम निकाय चुनाव में आपके साथ नहीं लड़ने जा रहे हैं। तो किस लालच में शिवसेना इनके साथ है, या किस? चलिए यही चीज जानने की कोशिश करते हैं अशोक गोयल से। अशोक गोयल, दो बातें निकल करके सामने आई। एक तो यह है कि कौन सी ऐसी मजबूरी है जो शिवसेना के साथ आप बने हुए हैं, और प्रधानमंत्री ने उस पर भी एतराज जताया जो शिवसैनिकों की तरफ से हरकतें की गई हैं। दूसरी तरफ शिवसेना ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, उनकी पहचान गोधरा और अहमदाबाद की वजह से है। यह बड़ा वक्तव्य कहा जा सकता है शिवसेना का, बहुत बड़ा वक्तव्य है। और वो
प्रधानमंत्री की हैसियत से बोल रहे हैं, प्रिय नरेंद्र मोदी की हैसियत से नहीं बोल रहे हैं। दादरी मामले को भी शिवसेना ने उछाला है। जैसे प्रधानमंत्री ने कंडेम किया तो दादरी मामले पर भी प्रतिक्रिया आई शिवसेना की तरफ से। लेकिन एक चीज और मैं जोड़ता चलूं इसमें अशोक गोयल, कि यही शिवसेना अपने मुखपत्र सामना में संजय राउत के माध्यम से लिखता है कि दादरी में जो कुछ हुआ वो गलत हुआ और किसी भी कीमत पर धर्मनिरपेक्षता को खत्म नहीं करने दिया जाएगा और तमाम राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेक रही हैं दादरी के मामले को लेकर। क्या कहेंगे आप? ये दो तरह का विरोधाभासी बयान। देखिए, प्रधानमंत्री जी का ये कहना जी कि दादरी की घटना और गुलाम अली से संबंधित जो मसला है, इन दोनों मसलों में ये घटनाएं दुखद हैं जी, निश्चित रूप से उनकी दिल की वेदना को जताता है। चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर घटना घटी और उससे अगले दिन से ही कुछ लोग उस घटना को राजनीतिक रंग देकर, उसको तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर लेकर किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए कभी बयान दे रहे थे कि हिंदू भी गोमांस खाते हैं। किसने बयान दिया आप अच्छी तरह जानते हैं। अभी आदरणीय भाई साहब बता रहे थे कि रघुवंश प्रसाद का बयान आया कि ऋषि मुनि भी गोमांस खाते थे। ये बयान किस लिए आ रहे थे? निरंतर बिहार में चुनाव में प्रभावित करने के लिए, मतदाताओं को कहीं ना कहीं सामाजिक आधार पर, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने के लिए। संगीत सोम का बयान, लेकिन मैं आ रहा हूं उस पर धीरे धीरे, मेरी बात को आने दीजिए। तो मेरा ये कहना है, मानना है कि इन सारी परिस्थिति में, जबकि इस सारी घटना में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि जो ये घटना घटी वो ठीक थी, सभी ने उसको दुखद बताया है। और दुखद के साथ साथ ये भी कहना है कि अपराधियों के विरुद्ध कड़े से कड़ी कार्रवाई हो, अपराधी कोई भी हो जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक संगीत सोम जी की बात आप कह रहे हैं, संगीत सोम जी का निजी रूप से कोई बयान होगा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है इस विषय पर, मुद्दे पर, पूरी तरीके से स्पष्ट है। इसमें किसी प्रकार की सोच विचार की गुंजाइश नहीं है कि इस मुद्दे में, दादरी में जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ है। और राज्य सरकार चूंकि कानून और व्यवस्था राज्य सरकार के अंतर्गत है, संवैधानिक ढांचे में, ऐसे नहीं कि वो वैसे ही कह रहे हैं, संवैधानिक ढांचे में। और यदि समय रहते निष्पक्ष रूप से कभी भी कोई भी कार्रवाई हो तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। तो मैं ये नहीं कहता कि सरकार ने नहीं रोका या नहीं किया, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कुल मिलाकर जो माननीय मोदी जी ने कहा है, बिल्कुल सूक्ष्म शब्दों में और अपनी सही बात को जनता के सामने प्रस्तुत किया है और सही समय में प्रस्तुत किया है। उन्होंने देखा कि निरंतर हमले पे हमले हो रहे थे, लोग जो है उस बचना चाहते थे इस विषय से, फिर भी उन्होंने कह दिया स्पष्ट रूप से, जो उनकी नीति है सबके साथ की और सबके विकास की, जो सबके लिए काम करने की नीति है, उसको, उनकी बातों को दर्शाती है। लेकिन आप शिवसेना के बारे में जरा कुछ कह दें, प्रेम प्रसंग कब तक चलेगा? देखिए, शिवसेना महाराष्ट्र का बड़ा दल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बड़े लंबे समय से उनके साथ था। हालात ने कुछ करवट ली, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन टूटा और उस टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे बड़े नहीं, चलिए, कैपेबल, उसमें मेरी बात सुन लो, बात उसी पे आ रही है ना, वो बात वही है। चलिए, कैपेबल उसमें उभर कर आई तो शिवसेना की पीड़ा, मैं वहां आ रहा हूं कि वो समझी जा सकती है क्या है। वो निरंतर इस तरह की बातें कहकर कहीं ना कहीं जो अपनी खोई हुई कहीं कुछ थोड़ी बहुत स्थिति है उसको पुनः उस आधार पर जो उभारने का प्रयास कर रहे हैं, वो दुखद है। उसके बारे में उनकी कोई जो है तो इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार नहीं है। कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेवार है, सो हमारे मुख्यमंत्री ने बाकायदा कानून व्यवस्था का नहीं। चलिए, जरा इसके बारे में बता दें कि शिवसेना ने जो कहा है कि प्रिय नरेंद्र मोदी की पहचान गोधरा और अहमदाबाद से, इसकी की मजम्मत करते हैं आप, कंडेम करते हैं? मैं कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, गोधरा का मुद्दा 2002 का मुद्दा है। नहीं, शिवसेना ने कहा, भाई साहब आपकी बात सुन ली, मैं जवाब तो दे रहा हूँ। हाँ। और आपने अभी उल्लेख किया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी ने और मोदी जी बराबर में बैठे थे जी, मैंने भी सुना है और मोदी जी ने भी जवाब दिया था कि हम तो राजधर्म ही निभा रहे हैं जी, यही जवाब दिया था। और उसके बाद में भी मैं बता देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बुजुर्ग के नाते उनका सम्मान करते हुए ये बात रखी थी। और 2002 के बाद में 2014 तक
गुजरात के अंदर शांतिप्रिय नहीं, वातावरण शिवसेना ने विकास जो हुआ। कहा है उसको कंडेम करते हैं आप। शिवसेना ने कहा है कि पहचान गोधरा और अहमदाबाद की वजह से है, देखिए, नरेंद्र मोदी की। शिवसेना की सोच क्या है वो शिवसेना वालों के बयानों से प्रकट होती है, लेकिन देश की सोच क्या है? नहीं, अभी तो रघुवंश प्रसाद सिंह ने बोल दिया था, आपने कंडेम कर दिया, लेकिन शिवसेना वाले प्रधानमंत्री पर सीधा निशाना साध रहे हैं और बड़ा बयान है, छोटा बयान नहीं, बहुत बड़ा बयान है। प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य है, प्रिय नरेंद्र मोदी का नहीं है। ये मेरा ये मानना है, मेरा ये कह रहे हैं। कहना है कि बिना अनर्गल जो है पूरे विपक्ष की ओर से हमेशा ये बातें गोधरा को लेकर शिवसेना विपक्ष नहीं, में- सुनिए मेरी बात, पूरी कही जाती रही है, लेकिन अब शिवसेना अगर कहीं ना कहीं किसी प्रकार की यदि निराशा की भावना में इस तरह की बातें अगर वो कह रही है, तो उसको कहीं भी कोई भी व्यक्ति उसको जो है कहीं भी उसको सही नहीं मानेगा, निश्चित रूप से वो निंदनीय है, गलत है। निंदनीय है। निंदनीय शब्द आप इस्तेमाल कीजिए, मैं नहीं, गलत आप नहीं कर सकते। नहीं, मैं कर रहा हूँ गलत है। गलत और निंदनीय में बड़ा फर्क होता है। आप चलिए कोई बात नहीं, आप जो ठीक लेकिन समझे आप वो नहीं सब- कहेंगे। हाँ, मेरा मानना है गलत। चलिए, निंदनीय नहीं है। रघुवंश प्रसाद सिंह बोले वो निंदनीय है, लेकिन शिवसेना बोले वो निंदनीय नहीं है। प्रधानमंत्री के बारे में डायरेक्ट बोला है शिवसेना ने, आपको भी पता है। जी बीएस दुबे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे प्रतिक्रिया अब तक मिली नहीं है। देखिए, जब कोई भी घटनाएं होती है और वैसी घटनाएं जब सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने का जन्म देती है, तो हम अपेक्षा करते हैं अपने जो नेतृत्व हैं, जो समाज के नेतृत्व करते हैं, चाहे वो बड़े पॉलिटिशियन हो, बड़ी पार्टी के नेता हो, चाहे किसी भी हो, किसी भी धर्म जाति के हो, कि उनकी एक प्रतिक्रिया आ जाए, ताकि जो घटनाएं घटी उसके बाद कोई उसकी प्रतिक्रिया ना हो, पुनरावृत्ति ना हो और समाज में शांति बने रहे। जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी के जो वेदना उन्होंने 14 दिन बाद उनको याद आई, वो उनको 2 दिन पहले अगर घटना के दिन में आ जाती, घटना के 1 दिन बाद आ जाती, तो शायद हमें जो देश के जनता है उनको ये तो उम्मीद होती कि हाँ, प्रधानमंत्री जी अपने साफ सुथरे विचारधाराओं से ये जैसे कांग्रेस के जमाने में कोई दंगा होता ही नहीं था। मैं अभी मैं आपकी प्रतिक्रिया आप बताना जब आपके चांस भागलपुर में, तो ऐसे नहीं, मैं आ रहा हूं, बीच में बोलूंगा ही नहीं। तो ऐसे उस समय एक बल मिलता, लेकिन 14 दिन बाद प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया आई तो वो शंकाओं को जन्म देती है और बहुत सारी शंका इससे निकल के आती है। मुझे तो और हैरान हुआ, मैं 5 दिन पहले प्रधानमंत्री जी को सिर्फ अपने सीधे से जो स्टेटमेंट आज दिए वो भी 5 दिन पहले दे देते, तो उन्होंने कहा कि नहीं, राजनेताओं की बात मत मानो, राष्ट्रपति जो कह रहे हैं, राष्ट्रपति हमारे लिए आदरणीय है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री को अपनी बात कहने के लिए राष्ट्रपति के माध्यम से पहुंचानी पड़ेगी देश में? क्या प्रधानमंत्री बीएस दुबे, मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मैं आ रहा हूं। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री की अगर मैं पूरी बयान को, मैं अब मेरी बात खत्म, ठीक है, प्रधानमंत्री जी के अगर पूरी बयान को मैं व्याख्या करूं तो प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है, लास्ट में उन्होंने भी कहा कि इससे हमें कोई लेना देना, हमारा कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें कोई मनमोहन आ रहे उसमें भी उसने आज मेरी बात तो खत्म कर लेने दीजिए। मनमोहन सिंह की बात मेरी बात तो खत्म कर लेने दीजिए, पहले मेरी बात तो खत्म कर लीजिए। वही तो मैं भी अगर जो आज जो दादरी की समस्या है, आज जो दादरी की समस्या है, मुजफ्फरपुर की समस्या डिस्कस नहीं कर रहे हैं, रही दादरी की समस्या आएंगे, उस पर भी आएंगे, अगर उस पर भी हम खुले नहीं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन होता क्या, समस्या नहीं, मैं सीधे भी आ रहा हूँ, लेकिन हमारी बात तो खत्म करने दीजिए। सवाल मैं जोड़, दो शब्दों में बात खत्म करेंगे, आपको और भी बोलना है। आप याद करें, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी जी, और हंगामा हुआ था, दंगा हुआ था जी, अब पुलिस ने फायरिंग की थी मस्जिद में घुस करके, याद है या भूल गए? कई लोग मारे गए, कितने पुलिस वाले निलंबित हुए, सस्पेंड हुए, जेल की सलाखों के पीछे। आपकी सरकार थी। आपको शायद नहीं पता है कि उसमें हमारी जो बड़े नेतृत्व हैं वो जाके उसमें जो भी हुआ उसके खिलाफ, जो भी पुलिस वालों ने किया उसके FIR हुआ, सबके खिलाफ ट्रायल चल रहे हैं, अभी भी ट्रायल पेंडिंग है सब, जिसे नहीं आपकी सरकार थी, क्यों नहीं रोक पाई? क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? कार्रवाई कब हुआ? जब लोग मारे गए, रोक क्यों नहीं पाए? जरा ये बताएं ना, इमीडिएट रोक क्यों नहीं पाए? मारे गए, और भागलपुर दंगा हुआ, आपकी सरकार थी, मेरठ में इतने लोग मारे गए, आपकी सरकार, उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे इतना बड़ा मैं उसी पे आ रहा हूं, इंदिरा गांधी अलावा मुझे भी आप कराओगे तो होगा ही नहीं। मैं उसी पे आ रहा हूं, मेरी बात तो बात पूरी कर ले तो फिर मैं बात तो खत्म
खत्म कर। प्रधानमंत्री जी का जो बयान आया, प्रधानमंत्री के हमारी कोई लेना देना नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। जब एक प्रधानमंत्री जी का बयान ऐसे आता है, कोई मैं आ रहा हूं उस पे, मैं मेरी बात सुन ले। प्रधानमंत्री राज्य सरकार निरंकुश हो जाएगा अगर कोई राज्य सरकार अगर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा नहीं कर पाएगा, अगर देश की सरकारें जनता की मूल्यों की रक्षा नहीं कर पाएगा, जनता की रक्षा नहीं कर पाएगा, तो फिर कौन इसकी रक्षा करेगा? कौन से क्या अगर राज्य सरकार निरंकुश है तो प्रधानमंत्री अभी पुष्परंजन ने सवाल उठाया आपके सामने में, एक मिनट, मुजफ्फरनगर वाला मामला है, उस पर भी जरा बोलिए। देखिए, मैं रही बात समस्या क्यों आ रही है? ये तुष्टीकरण की राजनीति स्टार्ट हो गई है देश में 25-30 सालों से। इसमें क्या होता है कि जो शिवसेना का भी बयान आया है कि प्रधानमंत्री जी मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। कब आएंगे? 25-30 साल का आप ही का शासन था, आप अपने शासन की बात कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा, नहीं सुनिए, ऐसा मैं एक बात कहना चाहूंगा, विपक्ष का काम है, शासन की चर्चा नहीं हो रही है, विपक्ष का काम है। चलिए बीएस सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए। नहीं मैं देगा, आपका कुछ लेंगे आपसे जवाब आगे लेंगे जी। मैं अपने कांग्रेस अशोक के बंधु से बिल्कुल एकदम विनम्रता से ये पूछना चाहूंगा, 1984 में 31 अक्टूबर लगभग जो है, आज जो है आने वाली 31 अक्टूबर भी और 16 और 15 31 साल पुरानी घटना हो गई। एक देश का प्रधानमंत्री अपने जो रक्षक थे वहां उस जगह खड़े हुए, उनकी दुर्भावना से उनकी जो गोली चलती है उसका शिकार होकर मारा जाता है। लेकिन उसी दिन अचानक एक पूरे देश में सुनियोजित ढंग से निर्दोष लोगों को पिलख हुए, कि हरि सिंह को मैं जानता हूं, एक बेचारा सुबह सुबह राम राम करते हुए रोज बाजार में निकलता था, जिंदा किस तरह आपकी आज नहीं बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप सुनने को भी तैयार रहिए ना, आप सुनिए भी तो, बात सुनने के बाद आप जवाब दीजिए, ऐसे नहीं। आज आपका प्रधानमंत्री राजीव गांधी इतना देर वक्तव्य क्यों आया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने आज आप उसी पे चर्चा कर लीजिए, आज आप उसी पे चर्चा कर लीजिए। आप हमारे आप मुजफ्फरनगर की बात करेंगे, आपने पुरस्कृत किया, आपने मेरठ में पुरस्कृत बात भी सुनिए ना, समाज में इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति चालू हो गई है क्योंकि आप समाज के सामने महसूस करते हैं, इसीलिए परिणाम सामने आ रहा है। एक प्रधानमंत्री अशोक गोयल के साथ एक प्रधानमंत्री उस समय ये कहता है, बिल्कुल वो बयान सुन लीजिए, मैं वहीं आ रहा हूं कि प्रधानमंत्री के बयान, एक प्रधानमंत्री उस समय वो कहता है कि जो है जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो हलचल होती है। इतनी सारी मौतों पर, इतनी सारी हत्याओं पर सवाल कर लूं अशोक गोयल से एक सवाल कर लूं। बीएस प्रधानमंत्री नहीं थे जब बयान दिया था, उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे। आप गलत मुद्दे पे सवाल का जवाब, बात चली दूर तक चली गई बात, हालांकि वहां तक नहीं जाना था। अशोक गोयल सर ये समझाएं, बेअंत सिंह मुख्यमंत्री थे पंजाब के, वो मारे गए, उनके हत्यारों को बचाने के लिए जो अभी सरकार है उसने कोशिश की, आप उसके भागीदार हैं, तो आप जिम्मेदार नहीं? देखिए बेअंत सिंह जी का मुद्दा क्या है, नहीं सीधा सा मुद्दा है, नहीं क्या मुद्दा है, किस कारण से जो है उनकी हत्या हुई बेअंत सिंह जी की? अच्छा, किस कारण से हुई उसके हिसाब से मुद्दा बनेगा? हाँ, मुझे पता नहीं है इस बारे में, मैं कोई ज्यादा विशेष रूप से आज चर्चा के विषय में वो नहीं है। ये तो जो तुष्टीकरण की राजनीति करके आता है, इनके खाने इनके साथ खेल रहा है, माफीनामा दे रही है उनके माफीनामा दे रही है, आप नीलकर्णी पे स्याही फेंका, उसको कल उसने पुरस्कृत किया,
ये तो उसको पुरस्कृत करते हैं, चलिए, जिससे समाज से बहिष्कार होना चाहिए, जो जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए उसको पुरस्कृत करते हैं, समाज अगुवा बना देते हैं, देश के सबसे बड़े पंचायत के सदस्य बनाते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी के तुष्टिकरण की राजनीति ये कर रहे हैं। कांग्रेस से सीखे, आवाज को ठीक रखे, आवाज को, आवाज जोर से बोलना मुझे भी आता है, से सीखे भाई साहब जोर से बोलना मुझे भी आता है, आवाज को ठीक रखिए, आवाज को ठीक रखिए, आप बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप बोलिए ना, आप बोलिए। मेरा ये कहना है कि सारा जो स्टैंड भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र के मसले में पूरी तरह क्लियर है और प्रधानमंत्री जी के कह देने के बाद और ज्यादा क्लियर हो गया। हम उस चीज का कहीं कोई वकालत नहीं कर रहे हैं कि वो गलत नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत हुआ, वो ये घटना थी, वो गलत थी। आप सरकार भी चला रहे हैं, सरकार भी कर रहे हैं, वो सरकार भी साथ में सुन तो लो ना, आप बोलते जाते हो बीच में और कोई बोल नहीं पाता, ये तो कोई बात नहीं। आप अपनी बात कहिए, जब आपका नंबर आता है तो सबको सरकार चल रही है, सरकार चल रही है, सरकार जो है कब तक चलेगी, कैसे चलेगी, ये हमारी पार्टी के नेता सोचेंगे, लेकिन कुल मिला के हमारी पार्टी ने वहां स्टैंड बिल्कुल साफ लिया कि हम उनको सुरक्षा देंगे। आपको रोकना चाहेंगे अशोक भाई, क्योंकि वक्त हमारे पास ब्रेक का हो गया है और इंडिकेशन आ रहा है कि ब्रेक लेना है। हमारी चर्चा जारी है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो दादरी मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी तोड़ी है, इसको लेकर के भी हंगामा हो रहा है और विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी निशाना साधा जा रहा है। लालू यादव ने यह कहा है कि किसी को आप पीट दो, मार दो और सॉरी कह दो, ये कहां का इंसाफ है। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने, कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री को इतना ही दुख हो रहा है, इतनी ही हमदर्दी है, तो फिर अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते कि जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से दादरी मामले का समर्थन किया। लेकिन मामला दादरी तक ही नहीं है, मामला महाराष्ट्र में भी जाके अटक पड़ता है और महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच में खटपट चल रही है और तमाम ये जो मुद्दे हैं, बिहार
कनेक्शन में जाकर के जुड़ जाते हैं। यानी बिहार में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश हो रही है, ऐसा माना जा रहा है। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं प्रोफेसर ललन प्रसाद के पास, उसके बाद हम आते हैं पुष्परंजन आपके पास। प्रोफेसर ललन प्रसाद, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखी ये बहस ब्रेक से पहले, एक मुद्दा बड़ा आम हो गया है जी, तुष्टीकरण। जरा ये समझाएं ये तुष्टीकरण क्या होता है। आजाद जब देश हुआ था तो तकरीबन 16% मुसलमान सरकारी नौकरी में थे, जहां तक मुझे मालूम है, शायद आपको ज्यादा बेहतर मालूम हो। और आज की डेट में मुसलमान 3 से 4% सरकारी नौकरी में है। जहां दंगा होता है मुसलमान, मैं खुल करके बोल रहा हूं, खुल करके बोल रहा हूं, जरूरत भी है, मुसलमान मारा जाता है, मुसलमान पे अत्याचार होता है। ऐसा मैं नहीं कहता, तमाम राजनीतिक पार्टियां भी कहती हैं और बीजेपी ने भी इस बात को माना है कि अगर इस तरह का दंगा, इस तरह का दंगा हो रहा है तो उस पर रोक लगाना चाहिए। राजस्थान में जो हुआ था उसमें बीजेपी के कई नेता राजस्थान में भी गए थे। तो ये कैसा तुष्टीकरण है, जरा मैं नहीं समझ पा रहा हूं। देखिए, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कांग्रेस का शासन इस देश में 60-65 साल तक रहा है जी, और उन्होंने सचमुच में जो आज मोदी जी ने कहा कि एक छद्म धर्मनिरपेक्षता का पालन किया हुआ है। मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल किया गया शुरू से ही। और ये बात आपने बिल्कुल सही की, जो आपने आंकड़े दिए ठीक आंकड़े हैं। मुसलमानों का विकास कहाँ हुआ है मुझे बताया जाए, एक्सेप्ट गुजरात में अगर आप जाकर देखें, लोग चाहे बुरा माने, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जितनी प्रॉस्पेरिटी मुसलमानों में गुजरात में है शायद और किसी स्टेट में नहीं है। हाँ, ये भी मैं एक आंकड़ा पेश कर दूं, पुलिस डिपार्टमेंट में तकरीबन 9% मुसलमान हैं गुजरात में जी। तो अब आप देखिए, माने आप मोदी को चाहे जो जितनी गालियां दे दें, लेकिन कम से कम मैं उस बात पर आ रहा हूं, आपकी बात देखिए, तो मुसलमानों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। ना तो उनकी शिक्षा के लिए कोई अच्छी व्यवस्था की गई, ना रोजगार के लिए व्यवस्था की गई, और उनके साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ये भी बात सही है, लेकिन ऊपर से जो कहा गया वो कुछ और था। अब जैसे मैं आपको कोट करूंगा मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत की संपत्ति पर मुसलमानों का पहला अधिकार है, फर्स्ट क्लेम ऑन इंडिया एसेट्स आर ऑफ मुस्लिम्स। आपने क्या किया मुसलमानों की भलाई के लिए, बताइए आप। और इस तरह के बयान आप देते, एक कौम को तुष्ट करने के लिए, उसको फुलावा देने के लिए तो आप ये कहते हो, लेकिन वास्तव में आप उनके विकास के लिए कुछ नहीं करते। और यही हुआ। आप देखिए, जो स्टेट में सबसे ज्यादा गरीबी कौन से स्टेट में है? बिहार में है, उड़ीसा में है, आपके उत्तर प्रदेश में है, और वहाँ मुसलमानों की क्या स्थिति है। जबकि सच्चाई देखिए ये है कि हिंदू और मुसलमान दोनों इस देश के पूरक हैं एक दूसरे के, मैं कहूँगा। अब मैं आपको बनारस का एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बनारस का रहने वाला हूँ जी। बनारसी साड़ी सबसे बड़ा उद्योग है बनारस शहर का जी। जुलाई साड़ी बुनते हैं जी। तो जुलाई जो बुनकर हैं उनके घर में बहुत से हिंदू कारीगर भी काम करते हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, जो साड़ी में जरी लगती है सोने चांदी की, वो हिंदू बनाते हैं जी। जो साड़ी बेची जाती है दुनिया में, हिंदुस्तान के बाहर जाती है, उसमें मुसलमान व्यापारी भी हैं, हिंदू व्यापारी भी हैं, बहुत बड़ी संख्या में हिंदू व्यापारी हैं। तो हिंदू और मुसलमान दोनों को इस उद्योग में इतना बड़ा रोजगार का अवसर है, और इससे सारे देश में और सारी दुनिया में उस उद्योग का नाम है। तो ये दोनों ही हिंदू और मुसलमान, आप किसी और प्रांत में भी देखें जहाँ इस तरह के उद्योग हैं, मैंने देखा है पर्सनली कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बंगाल में देखिए, दुर्गा जी की मूर्ति मुसलमान बनाते हैं, लाखों की संख्या, उनको रोजगार मिलता है। तो अब आप इस तरह की संस्कृति जिस देश में है, उस देश में अगर आप वो दोनों को बांटने की कोशिश करें और दोनों के अंदर भेद पैदा करने की कोशिश करें, तो एक बड़ी दुखद बात है। और ये बात शुरू से चली आ रही है और आज तक भी चली आ रही है। और ये ठीक कहा कि जो बयानात आ रहे हैं जी, जो बयानात आ रहे हैं, तो सभी पार्टियों की तरफ से इस तरह के बयानात आए हैं। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ वो बीजेपी ने कह दिया या सिर्फ शिवसेना ने कह दिया, कांग्रेस की ओर से ऐसे बहुत बयान आए, लालू की तरफ से बयान आया और जेडीयू के नेताओं की तरफ से बयान है, कोई बाकी नहीं है हर तरफ से। इस तरह का सियासत खत्म होना चाहिए इस मुल्क से। लेकिन इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं, पुष्परंजन के पास चलते हैं। पुष्परंजन, ये जो तुष्टीकरण, हालांकि इस पे ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए थी हमें, लेकिन बार बार तुष्टीकरण का मामला सामने आ जाता है, और अभी आपने देखा कि तुष्टीकरण, ये तुष्टीकरण का वक्तव्य तो बड़े आसानी से आ जाता है और बड़े आराम से बोल दिया था। मैंने आंकड़े भी अभी पेश किए कि यही तुष्टीकरण है क्या, और नतीजा क्या होता है कि एक विशेष समुदाय के लोग इसमें पिस जाते हैं। तो
ये इस पे क्यों नहीं प्रतिबंध लगना चाहिए, क्यों नहीं इस पे बैन लगना चाहिए, क्यों नहीं इस पर खामोशी तोड़नी चाहिए तमाम राजनीतिक पार्टियों को कि देखो इस तरह का वक्तव्य नहीं आए। इसके अलावा भी बहुत सारे वक्तव्य हैं, अभी जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से आते हैं। आजम खान ने आज कह दिया कि अब हम मान चुके हैं कि हम यहां अब अपमान ही सह करके रहेंगे और अब हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह का जो भी बयान है आजम खान की तरफ से आया, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से आया, योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, जिसकी भी तरफ से आए, और बीजेपी का आम वर्ग जो होता है वो अक्सर ये कहता है तुष्टीकरण। हालांकि कांग्रेस के जमाने में भी बहुत भला मुसलमानों का नहीं हुआ, ये सबको पता है, कांग्रेस की सरकार ज्यादातर वक्तों में नहीं। तो इससे क्या मैसेज जाता है, ये क्या दर्शाता है पुष्परंजन? फैजी, 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। जी, आजम खान जिस तरह से वक्तव्य देते रहे या ओवैसी वक्तव्य देते, ओवैसी से भी लकीर आजम खान ने थोड़ी बड़ी कर दी, यूएन का इशू उठा जी, यूएन में हम चले जाएंगे। जी, आजम खान दरअसल उनकी जो लाइन है, बोलने का जो तरीका है, वो लगता है जैसे जिन्ना, एक नया जिन्ना का अवतार पैदा हुआ है जी, देश में। जी, उसी लाइन पे वो ज्यादा बोलना चाहते हैं। जी, थोड़ा सा आपने जो आंकड़ा आज़ादी के बाद मुसलमान जैसे सरकारी नौकरी में थे और अब जो सरकारी नौकरी में है, जी, कुछ मेरा सोचने का नजरिया थोड़ा डिफर करेगा आपसे। जी, मुसलमान आज की तारीख में, इस देश का मुसलमान जी, जो यूथ है वो बहुत हाईटेक हो चुका है। जी, वो सरकारी नौकरी पर डिपेंडेंट नहीं है। जी, ठीक है, उसको 4% या 10% जितने जो आंकड़े लेटेस्ट होंगे उनके एम्प्लॉयमेंट के, वो अलग इशू है। जी, गल्फ में चले जाइए, यूएस में चले जाइए, पूरा यूरोप में चले जाइए, जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं वहां चले जाइए, इंडियन मुस्लिम्स की संख्या बहुत ज्यादा है। जी, गल्फ में तो बहुत ज्यादा। अगर आप कंपेयर करिएगा हिंदुओं से तो उनसे कहीं ज्यादा, कई फोल्ड में ज्यादा है वहां पर। जी, तो यानी वो हाईटेक हैं, तभी उनको एम्प्लॉयमेंट वहां पर मिला हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ मजदूरी के लिए वहां पर भारतीय मुसलमान गया लेकिन हुआ है। इसमें एक सवाल और जोड़ दूं, फिर आप जवाब देते हैं पुष्परंजन। देखिए, एक सवाल और जोड़ दूं। मुसलमान बस्तियों में आप जाएंगे जी, तो वहां विकास नहीं हुआ है। जी, आप देश के मतलब बहुत सारे हिस्से हैं जहां पर मुसलमान बस्ती, जहां जहां मैंने देखी, जी, वहां पर अगर कंपेयर करें तो विकास की रोशनी बहुत कम वहां पर मिलेगी। जी, तो वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। वोट चाहिए तो भाजपा भी कई बार ऐसे बयान देती है। संघ में, आरएसएस में एक पूरा का पूरा मुसलमानों का विंग है जो कि उस तुष्टीकरण का ही हिस्सा है कि आपको मुस्लिम वोट को इंटरेक्ट करना है। जी, अभी भी बिहार के चुनाव में जो कैडर गए हुए हैं उसमें बीजेपी के जो मुसलमान कैडर हैं उनको भी वहां उतारा गया है, और जो संघ के जो मुसलमान जो प्रचारक हैं या कार्यकर्ता हैं वो भी गांव-गांव गए हुए हैं। ये भी तुष्टीकरण का हिस्सा है। जी, 2 बातें। अब हम फिर यही चीज मैं समझना चाहता। जी, बोलने दो। अब आपके तुष्टीकरण के बाद जी, मैं दूसरे चैप्टर पे आ रहा हूँ, जो मोदी जी ने इतनी देर क्यों कर दी बयान देने में। जी, ये इस वजह से नहीं कि राष्ट्रपति ने कहा तो उनका कंपल्शन हो गया, या बिहार में चुनाव हो तो कंपल्शन हो गया। मोदी जी को चुनाव के ठीक बाद जी, उन्हें वेस्ट एशिया के और कई देशों में जाना है। जी, बिल्कुल। कुछ ऐसे इलाके में जाना है जहां पर आपको एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का प्रधान सेवक के रूप में प्रस्तुत होना है खुद। जी, तो इसलिए ये बयान देना एक कंपल्शन हो गया था कि मजबूरी है आपकी, आप बयान नहीं देते हैं तो आप आउट ऑफ रिकॉर्ड हो जाएंगे कि एक देश का प्रधानमंत्री इस इश्यू पर, क्योंकि ये कोई ये कह सकते हैं, उनके मंत्री कहते हैं, महेश शर्मा ने कहा जिस तरह से जी, बिल्कुल, कि एक्सीडेंट है ये। हाँ, एक हादसा है। अब एक हादसा, एक्सीडेंट में क्या सजा होती है? 2 साल अगर आपकी गाड़ी है उससे कहीं टक्कर के कोई मर गया तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा 2, 2.5 साल 3 साल की सजा हो सकती है। तो क्या मान लें कि जिन्होंने हत्या की उस व्यक्ति की सिर्फ इस बिना पे कि मांस, पता नहीं अभी तक उसकी रिपोर्ट भी आनी बाकी है, देश को पता नहीं है, हम जैसे पत्रकारों को पता नहीं वो मांस था तो किसका था, है ना, जबकि 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट आ जानी थी। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और सरकार ने मांस के नमूने भेजे हैं फॉरेंसिक के लिए, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी बताना कि भाई क्या था वो। तो आप चुप हैं, खामोश हैं, वो सरकार सपा की हो या केंद्र सरकार। बिल्कुल। पुष्परंजन, आप ही से एक सवाल इसमें और जोड़ दूं मैं कि खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली अमेरिका में कहते हैं कि देश की छवि बिगड़ी है इससे। मनोहर पर्रिकर ने ये कहा है कि गो मांस खाना है किसे नहीं खाना ये निजी राय पे छोड़ दिया जाए। नहीं, खुद उनके मंत्री रिजिजू जो है, जी, रिजिजू ने कहा कि मैं गो मांस खाता हूं, हाँ, खाता हूं, जो करने का तो उनको चुप कराया गया। जरा ये समझाएं पुष्परंजन कि एक तरफ मनोहर पर्रिकर कहते हैं कि ये निजी राय होनी चाहिए, किसको खाना है नहीं खाना है, और इससे देश की छवि बर्बाद हुई है,
और अरुण जेटली ने भी ये बात कही। दूसरी तरफ अमित शाह बिहार में कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम गोमांस पे प्रतिबंध लगा देंगे। ये क्या दर्शाता है? नहीं, वही दिक्कत है ना कि आप जो कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं जी, ये सब ठीक है, कोर्ट की तरफ से ये आवाज उठी है जी, लेकिन आप बहुत जल्दी उस पर रिएक्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए जी। ये भी उसी का हिस्सा है। ये खान पान संगीत तक आप पर पाबंदी है, लिटरेचर तक पर आप पर पाबंदी आयद की जाए कि आपको क्या लिखना पढ़ना है, आप किस तरह की कविताएं लिखें, आप किस तरह का साहित्य रचें, ये सब चीजों का एक फॉर्मेट बनाना चाहते हैं। ये फासिस्ट तरीका है जी, बिल्कुल। इस देश में ये फासिज्म जी, ललन प्रसाद जी देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ मसले इस देश में बहुत सेंसिटिव हैं जी। एक गोमांस का मसला उनमें है जी, या फिर सुअर के मांस का मसला है जी। तो ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट क्यों नहीं बना दिया जाता कि इसको बैन कर दिया जाए इस देश में? आजम खान ने भी कहा कि दोनों को बैन कर, ताकि दोनों ही धर्म आजम खान जैसे लोग ने दोनों मजहब के लोग संतुष्ट हों। हाँ। इस तरह के जो मसले हैं जिसमें हमारे दोनों संप्रदायों को हर्ट करता है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो उसके लिए कोई आपस में मिलजुल कर बैठ कर एक निदान निकालना चाहिए, न कि रोज इसको लेकर दंगे करने चाहिए। चाहे वो नेता की वजह से हम लोग कैसे फूड हैबिट चेंज कर देंगे, आप ये बता दीजिए कुछ। नहीं, देखिए, ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। फूड हैबिट है, नहीं, कैसे आप बदल देंगे? ये गाय का मांस खाना कोई फूड हैबिट नहीं है। मांस खाना मैं मान सकता हूँ फूड हैबिट है, लेकिन आप कहेंगे नहीं गाय का मांस खाना फूड हैबिट है, या अगर कोई कहे कि नहीं सुअर का मांस खाना फूड हैबिट है, तो मैं इसको नहीं मानता। नहीं, ऐसा ये चीज बन सकती है अगर लोग आपस में बात करके इसको, जो हमारी संस्कृति में कुछ अशोक जी बोले, जो प्रोविजन हमारी संस्कृति में है, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारी सांस्कृतिक विधाओं में जो चीजें हैं, तो अगर हम उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं तो क्या बुराई है? महाभारत में चले जाएंगे, मोदी जी भी बात कर रहे हैं उसमें उधर नहीं जाना, नहीं उसमें अब नहीं जाना है। ऋग्वेद में चले जाएंगे हम लोग, ऋग्वेद में कई ऐसे शब्द आए हैं, बिल्कुल। हाँ, छोड़िए, उस पर नहीं जाना है हमें। भारत में हिंदू और मुस्लिम जी मिलजुल कर रहना, ये ही एक रास्ता है जी। शांति से रहना, एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान करना जी। जो माननीय ललन प्रसाद जी कह रहे हैं कि चाहे सुअर का मांस हो चाहे गौ का मांस हो जी, दोनों भावनाओं से जुड़े हैं जी। उन्होंने उस आधार पर कहा है, और उस आधार पर हम ये कहें कि हैबिट कैसे रोक सकते हैं, तो ये तो वो समझें, लेकिन मुझे बात समझ में नहीं आई। ये मनोहर पर्रिकर ने भी कहा है, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, एक बात तो ये है जी। दूसरी बात, रही बात तुष्टीकरण वाला मुद्दा जो चल रहा था, मैं बहुत देर से उस पर कह रहा हूँ। तुष्टीकरण वो चीज है जब किसी व्यक्ति की भावनाओं को भड़काकर उसको राजनीतिक लाभ से लिया जाता है, बल्कि उसको किसी प्रकार का कहीं भी प्रोग्रेस के रूप में नहीं लाया जाता। वही काम कांग्रेस के समय में मुसलमानों के साथ हुआ है जी। अभी बात आई जुलाहो की जी। मैं बनारस गया हूँ, जुलाहो को देखा है, उस मंडी को भी देखा है, जुलाहो को समझा भी है जी। 100 करोड़ रुपए का पैकेज मोदी जी ने उन्हीं जुलाहो को दिया जी। किस लिए? कि उनका आर्थिक स्तर उठे और उनके माल को बनाने की क्षमता आए। और एक जो कई योजनाएं हैं जिसमें वो आर्थिक बाकायदा कम ब्याज दर पर जो है लोन देने की बात उन्होंने लाए हैं जी। अभी पिछले साल दिवाली के दिनों में कश्मीर के अंदर जिस तरीके का जल प्रलय आया, मोदी जी ने स्वयं दिवाली के दिन वहां खड़े होकर 3-4 लाख लोग जो 2-3 दिन में बचाए गए, किसी सांप्रदायिक आधार पर नहीं, किसी सांप्रदायिक आधार पर नहीं, पहले ईद तब दिवाली हुई। हाँ समझे जी। उसके बाद में जो मोदी जी के बारे में अभी बताया कि 9% गुजरात में पुलिस के लोग हैं, तो इससे कार्य पद्धति का पता लगता है कि हम लोग जो है पूरे हिंदू मुस्लिम दोनों का समान विकास, शिक्षा का अभाव जहां जहां है वहां गरीबी है, शिक्षा जब नहीं लेंगे कहीं ना कहीं जो है हम केवल एक ही तरह की शिक्षा में विश्वास रखेंगे तो वहीं कहीं जरा अशोक गोयल इन लोगों को क्यों नहीं समझाते हैं? आप ही के सांसद हैं, योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, साध्वी प्राची आपकी टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, संगीत सोम जाके पहले ही निष्कर्ष निकाल देते हैं कि गो काटने वाले को सम्मानित किया जाए। इन लोगों को क्यों नहीं समझाते? इन लोगों को क्यों नहीं कहते कि भाई ये मत करो, इससे देश का सामाजिक ताना बाना टूटता है? जरा ये बताएं हमें। अब जरूर, निश्चित रूप से आपकी बात एकदम सही है। अगर कोई भी बयान किसी भी प्रकार तो का अगर प्रधानमंत्री मना कर दे तब भी बोलेंगे, कोई भी बात मुझे तो नहीं लगता गलत। अगर कोई आ रहा है तो नहीं लगता। एक सवाल मैं भी पूछना चाहूंगा, इजाजत दीजिए। हाँ बोलिए जी। आप फूड हैबिट की बात कर रहे हैं, ड्रिंकिंग हैबिट तक आप नहीं रोक पाए। गुजरात में शराबबंदी है, आज से नहीं जमाने से है।
बीजेपी की सरकार निरंतर रही है, लेकिन शराबबंदी वहाँ प्रैक्टिस में बिल्कुल नहीं है। गुजरात के किसी भी हिस्से में जाइए, मेरा साल में कम से कम 2-3 बार रिपोर्टिंग की वजह से जाना पड़ता है, और बहुत इंटीरियर में जाना पड़ता है। कच्छ के इलाकों से लेकर पूरा सौराष्ट्र तक का जितना भी इंटीरियर वहाँ घूम चुका हूँ। जिस ब्रांड का शराब चाहिए आपको वहाँ अवेलेबल है। देखिए, गोमांस और शराब को आप एक साथ मत जोड़ दीजिए। नहीं, क्यों? नहीं, सरकार गोमांस खाने से ये आप बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो गोमांस पर सरकार भी ये गलत तरीका। आप दो चीजें जो एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ी है उसको आप एक साथ जोड़ रहे हैं। चलिए, बीएस दुबे भी कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से खामोश हैं। जी बीएस दुबे, देखिए ये तो मुद्दा का विषय है ही तुष्टीकरण, लेकिन इसमें सबसे बड़ी मुद्दा का विषय ये है कि ये तुष्टीकरण पे अभी चर्चा हो क्यों रही है और ऐसी घटनाओं पे पाबंदी कैसे लगाई जाए। ठीक है, आगे ऐसी घटनाएं हो ना, ठीक है, ताकि कड़े से कड़े अभिव्यक्ति हो और कड़े से कड़े परिणाम, सम्मान कड़े से कड़े, ताकि एक हमें कुल मिला के परिणाम तो यही है कि किसी भी तरह किसी भी हालत में देश की एकता और अखंडता की रक्षा की जाए, और तभी हम देश की एकता और अखंडता को सम्मान देंगे जब तक ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति ना हो। होता क्या है, जो भी क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, जो घटना के हीरो निकल के आते हैं ना, वो पार्टियां उनको हीरो मान लेती है। जो घटना के दोषी, जो दंगाई टाइप के लोग होते हैं, जिन्होंने घटना का परिणाम दिया, जिनका नाम आता है, वो क्या होता है, उनको पुरस्कृत कर दी जाती है, और जिससे क्या होता है कि घटना का पुनरावृत्ति हो जाती है। लोगों के मन में एक जहन बैठ जाती है कि वो आदमी जिसे कोई नहीं जानता था, जो एक पंचायत का सदस्य बनने लायक नहीं है, वो पार्लियामेंट का मेंबर बन गया, वो लेजिस्लेटिव पार्ट का मेंबर बन गया, वो किसी कमेटी का चेयरमैन बन गया, जो इतने कठिन प्रयास के बाद भी एक पंचायत का मेंबर नहीं बन पाया, लेकिन वो एक साल में खाली एक घटना में नाम आने पे वहां पहुंच गया। तो ऐसे घटनाओं में जो भी लिप्त हो, चाहे उसका बहिष्कार जब तक नहीं होगा, जब तक हम उसको समाज से अलग नहीं करेंगे, जब तक उसको कार्य के लिए उसको सही वो दोषी न करार किया जाए, कानूनी प्रावधान एडॉप्ट न किया जाए उसके अगेंस्ट में, तब तक हम क्या करें, ऐसी घटनाओं को हम नहीं रोक पाएंगे। अगर घटनाएं ऐसे ही चलते रहे, हम आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे एक दूसरे पे, तो परिणाम इसके एकता और अखंडता पे जाके खतरा हो सकता है। कल को प्रश्न चिन्ह हो सकता है कि कल को केंद्र सरकार ठहराती है, राज्य सरकार। क्या व्यवहारिक रूप से सही है? आपको 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बताएं। सुधींद्र कुलकर्णी को कालिक पोतने वाले जो 6 जोकर थे, उनको मातोश्री में जाके उनको सम्मानित, मेरा कहने का वक्तव्य, और 84 के दंगे में जो 2 बड़े जोकर थे, उन जोकरों को पूरी सुरक्षा अभी तक मिली हुई है, उनको हिम्मत नहीं होती है ना। वैसे कायर लोगों को कांग्रेस ने Z+ सुरक्षा दे रखी थी। देखिए Z+ सुरक्षा तो सज्जन कुमार को कोई गिरफ्तार नहीं कर पाया। मैं उस पे आ रहा हूँ, आपके बातों से सहमत हूँ, लेकिन देखिए सुरक्षा गृह मंत्रालय के द्वारा, कानूनी सुरक्षा चाहे वो दोषी है या निर्दोष है, सुरक्षा उसको सुरक्षा कानून से ये नहीं तय, सुरक्षा इस कानून से तय नहीं होता है कि उसमें उसका नाम है या वो लिप्त है। सुरक्षा इस कानून से, चाहे वो लिप्त भी है, लेकिन उसकी तब भी प्रोटेक्शन की जाएगी, कानूनी प्रक्रिया से की जाएगी। तो ये सुरक्षा की एक अलग पहलू होते। रही बात, मैं उसी पर कह रहा था कि जो कुलकर्णी के साथ जो 6 लोगों ने जो भी किया, उसको वेट भी नहीं किया गया, कल ही पुरस्कृत कर दिया गया। अब ऐसे क्या इंटेंशन बनेगा? शिव सैनिकों में क्या इंटेंशन होगा कि मैं किसी भी विरोध के जाके करूंगा और मातृश्री दंगा के बाद सज्जन कुमार ने इलेक्शन लड़ा कांग्रेस की टिकट पर, सांसद बने, सांसद बने, जगदीश टाइटलर इलेक्शन लड़ा। जी ललन प्रसाद आपके पास आते हैं। जी हरियाणा में कितने बहुत कम है, संक्षेप में ललन प्रसाद एक चीज समझाएं, बहुत संक्षेप में, 1 मिनट। जी जी, ये जो इस तरह का वक्तव्य आता है, इसके बारे में जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, आपने देखा कि जैसे अभी शिव सैनिकों ने कालिक पोत दिया सुधींद्र कुलकर्णी के, और वो बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेताओं में से रहे हैं, विचारक रहे हैं, और हालांकि उनके भी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने ये कार्यक्रम कर दिखाया। और उसे शिव सैनिकों को जमानत मिली, अब फिर उसे सम्मानित किया गया, फिर सम्मानित किया गया। 84 दंगे में चले जाएं, सज्जन कुमार का नाम आता है, जगदीश टाइटलर का नाम आता है, मंत्री तक बने, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार सांसद बने। इसी तरह से मुजफ्फरनगर दंगे में आ जाए, संगीत सोम का नाम आता है, उन्हें विधायक बना दिया जाता है, और उन्हें ये क्या नाम है, हुक्म क्या नाम था, पुष्परंजन, वो जो जिनको टिकट दिया गया,
और वो इलेक्शन लड़े, जीत गए। बहरहाल नाम मैं भूल रहा हूँ। हाँ चलिए कोई बात नहीं। लेकिन वही संगीत सोम फिर आते हैं दादरी में, और दादरी में आके पहले ही निष्कर्ष निकाल करके चले जाते हैं। योगी आदित्यनाथ अनाप शनाप बोल देते हैं, साक्षी महाराज बोल देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कहते हैं कि विदेशों में बड़ा नाम हो रहा है। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट को आप पढ़ लें दादरी कांड के बाद, न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़ लें आप दादरी कांड के बाद, ऑनलाइन एक पत्रिका आती है लंदन से, उसको पढ़ लें, क्या भारत की छवि बनी है, जिसको एक्सेप्ट भी किया है। तो ये तमाम चीजें, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कांग्रेस का भी नाम लिया है और बीजेपी का भी नाम लिया है, शिवसेना का भी नाम लिया है और तमाम पार्टियां, दो बड़ी पार्टियां इसलिए दोनों का नाम ले रहा हूं। ये कैसे खत्म होगा और इस पे कैसे रोक लगाई जाएगी, संक्षेप में जरा। देखिए, ये चीज खत्म तो होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी, लेकिन इसमें सभी पार्टियों को सहयोग करना पड़ेगा जी। सिर्फ शिवसेना या बीजेपी या किसी और पार्टी सबके बारे में, जिसे आप एक्सट्रीमिस्ट कहें, सबके बारे उसकी वजह से ऐसा नहीं है। और जो हमारे पत्रकार बंधु या सुधीर कुलकर्णी थे और जैसे लोग भी हैं, तो कसूरी की किताब का रिलीज पाकिस्तान में भी हो सकता था। कोई ज़रूरी था कि जिसमें विवादित चीज़ हैं और जिसमें हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ चीज़ें हैं तो उसका रिलीज हिंदुस्तान में ही हो। देखिए, अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं उसका विरोध होगा। अब ये बात और है कि विरोध इतना एक्सट्रीम पर हो गया कि जिसकी वजह से इस तरह की दुर्घटना हुई, वो नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि सही बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं इसके साथ एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि जो बुद्धिजीवी हैं उनको भी रेस्ट्रेन अपने ऊपर रखना चाहिए कि राष्ट्र के हित में क्या है और राष्ट्र हित में क्या नहीं है, जिसकी संभावना फिलहाल तो नजर नहीं आती है बहुत ज्यादा। हाँ, राजनीतिक हित की बात जरूर होती है। जी अशोक गहल, पत्रकारों का, लेखकों का, विचारकों का एक दूसरे देश में आना जाना रहता है जी। और यदि भारत, हमारी सरकार ने, आप कह रहे हैं वीज़ा दिया, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति वीज़ा लेके हमारे यहाँ आए इस तरीके से मान सम्मान के साथ, चूंकि लेखक के रूप में वो आ रहा है और उसने कोई अपनी बात रखी। इससे पहले भी अनेकों प्रकार की घटनाएं तस्लीमा के साथ और घटनाएं बहुत सारी घटी हैं। उन सारी चीज़ों का जिक्र इस समय उचित नहीं है। कुल मिला के बात यह है, शिवसेना की कार्रवाई को भारतीय जनता पार्टी अनुचित मानती है और जो मोदी जी ने जो बयान दिया है दोनों घटनाओं के संबंध में, दादरी की घटना और वहां की घटना, दोनों दुखद है। दादरी की घटना पर भी अपने नेताओं को समझा भी लेते। जी BS दुबे, संक्षेप में। प्रधानमंत्री जी ने जो 14 दिनों के बाद बयान आई है, वो बयान शंकाओं में घिरी हुई है। मैं इसका विरोध कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जो बयान दिया उसका तो स्वागत कर रहा हूं, बेशक 14 दिन के बाद, लेकिन प्रधानमंत्री जी, हमारी अपेक्षा थी कि 1-2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री जी बयान दे दे। इतने घिनौने घटना होने के उपरांत खैर प्रधानमंत्री से हमारा अनुरोध है कि उन्होंने ऐसी घटनाएं ना हो, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएं और पाबंदी लगाएं। जो चर्चाएं अभी हुई और जो तमाम घटनाएं चल रही हैं, लब्बो लबाब जरा बता दें आप। बिहार में भी इलेक्शन है, नहीं ये बयान 4 चरण बाकी है अभी। ये बयान से नरेंद्र मोदी जी की छवि अच्छी बनी है कि भाई वो चिंता करते हैं ऐसी घटनाओं पर, लेकिन वो मजबूर विवश प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकते हैं। ना तो अखिलेश को कुछ कह सकते हैं, ना अपने सांसदों और मंत्रियों को समझा सकते हैं, या अपने पार्टी के जो सिंपैथाइजर, जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, उनके अनुषंगी जो संगठन हैं, उनके भी जो नेता हैं या उनके जो प्रवक्ता हैं, उनको भी मोदी जी ये नहीं कह सकते कि भाई कम से कम देश की जो सामाजिक ताना बाना उसको मत तोड़ो, कम से कम ऐसी। और जाहिर सी बात है, अगर प्रधानमंत्री मना करेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई बोलेगा। नहीं, उसमें जब तक सजा का प्रावधान नहीं हो, जब तक नहीं, अगर अपने नेताओं को अगर वो मना कर दें, साक्षी महाराज, और जो नहीं मानता निकालिए ना उसे, जो नहीं मानता है उससे अलग हो जाइए, आप निकालिए उसे बाहर। जी, अब पिस्ता एक वर्ग है। चलिए जी, तो कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य जो आया है वो स्वागत योग तो है, लेकिन उसमें जुमलों का जो प्रयोग किया गया है उस पर आपत्ति जरूर है विरोधियों को। आप तमाम मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। अशोक गोयल आपका भी, ललन प्रसाद आपका भी, BS दुबे और पुष्परंजन, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखने वाली बात यह होती है कि ये जो चिराग रोशन हुआ है प्रधानमंत्री के जरिए, इसकी रोशनी कहां तक फैलती है। न्यूज लाइन में इतना ही, देखते रहिए चैनल वन न्यूज।